देखो तुम लोग सभी लोग यूपी ट्रिपल एससी पीट है। पीट का सिलेबस बहुत है। अगर इसको मैं शुरू से थोड़ा सा एक्टिव हुआ रहता, चलाया रहता तो अच्छा रहा रहता, है ना। तो याद दो, ये यूपी ट्रिपल एससी पीट 2023 का एक टॉपिक है, मौलिक अधिकार क्या, फंडामेंटल राइट। ये भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से क्या है, 35 तक बताया गया है। ये 12 से 35 तक है। प्रारंभ में हमारे फंडामेंटल क्या थे, राइट, 7 थे। ये इसके महत्व पहले समझ लो तो इसको पढ़ने में आसानी रहेगा। प्रारंभ में जब संविधान बना, उस समय भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे। लेकिन बाद में ये वर्तमान में मतलब आज के समय में 6 है। 44वां संशोधन किया गया 1978 में, है ना। 42वां संविधान संशोधन जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो भारत का छोटा संविधान कहते हैं, मतलब संशोधन के दृष्टि देखें तो। और 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसके तहत एक एक्ट खत्म कर दिया गया, वो क्या था, संपत्ति का अधिकार अधिनियम। समझ में आ रहा है ना। तो याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार अधिनियम को 1978 के तहत खत्म कर दिया गया। अब फंडामेंटल राइट का जिक्र कहाँ है, तो भारत के संविधान में मैंने बता रखा है कि कितने भाग हैं, 22। और वर्तमान में वो 25 हो गए हैं। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है। और जैसे 35 खत्म होता है उसके बाद से तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, डीपीएसपी वाला पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, जो पढ़ाया गया था पीछे, याद है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कह रहा है कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक हैं। हम सबके पास जीने की स्वतंत्रता है, मरने की स्वतंत्रता है। कह रहा है कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए, वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और अभिवृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक हैं, और जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका में संरक्षण प्राप्त होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। मतलब ध्यान से समझो, डीपीएसपी कहता है कि आप उस, अगर सरकार किसी चीज़ को नहीं देना चाहती है तो आप उसके खिलाफ क्या, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये कहता है कि अगर आपके किसी, जैसे आपके जीवन की स्वतंत्रता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, आपको आपके रंग रूप जात के आधार पे रोका जा रहा है, तो तुरंत आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको जीने की स्वतंत्रता नहीं, जैसे आप जीना चाहें नहीं जी पाते हैं। जीने की स्वतंत्रता में देखे होंगे आजकल लोग मेट्रो में बिना कपड़े के घूम रहे हैं, वो भी जीने की स्वतंत्रता में है। जैसे आप जीना चाहें क्या, वैसे जी सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन क्या नहीं है। तो जीने की स्वतंत्रता में सब कुछ आता है। जैसे जीने की स्वतंत्रता में एक तरीके से कहें कि सोना भी आपका स्वतंत्र है। अगर आपके घर वाले लोग आपको सोने से जगा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इट्स माई फंडामेंटल क्या, राइट है। अभी नहीं कि फंडामेंटल राइट रात 8 बजे से सोए और कब तक सोने लगे, 1 बजे तक, फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये भी मतलब अब नहीं कि अपने फंडामेंटल राइट को जान गए तो अब आते ऐसा फंडामेंटल झगड़ा शुरू कर दो कि दिक्कत आ जाए। कह रहा है कि इनके विरुद्ध, मतलब फंडामेंटल 12 से 35 में वर्णित फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हम न्यायपालिका में क्या संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और मौलिक, इन्हीं को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकार जिनमें हमारा जीवन हो, जीवन की स्वतंत्रता हो, हमारा वृद्धि विकास लिखा हो, है ना। और उनके साथ हमें लगे कि हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ हम क्या, न्यायालय में जाके वार्ता कर सकें, न्यायालय में जाके उसके खिलाफ क्या, आवाज उठा सकें। तो एक तरह से कहेंगे क्या, ये फंडामेंटल हमारा क्या, राइट है। आपको याद होगा फंडामेंटल राइट के तहत ही निर्भया का जो केस था और एपी सिंह जो एडवोकेट थे, इन्हीं फंडामेंटल राइटों के तहत अपराधी के भी कुछ अपराध मतलब अधिकार हैं, उन्हीं अधिकारों के तहत वो लेके बार बार कोर्ट में जाता था। और साथ ही साथ कोर्ट में जाने के बाद केस को क्या, फांसी की मतलब आर्डर आने के बाद भी 3 बार वो चलवा दिया। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। मौलिक अधिकारों का सूत्रपात 1245 ईस्वी में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा शहर में हुआ था। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम मैंने मौलिक अधिकार शब्द का, हम लोग तो शिक्षित हुए बाद में, धीरे धीरे जानकर हुआ कि हमारे, अगर हमारे साथ कोई, जैसे मान लीजिए आपका मन नहीं है और हम जबरदस्ती कहें कि आप इस काम को करिए, ठीक है, और आप मेरे मरुवत में या मेरे दबाव में या मैं रसूखदार हूँ उस दबाव में आके किसी काम को अंजाम तक पहुँचा रहे हैं, तो हम लोग को मालूम नहीं था कि इसको, इस आवाज़ को कैसे हम उठाएंगे, इसको क्या नाम देंगे। तो एक तरीके से देखें, भारत ने धीरे धीरे अनुकरण करते करते बहुत समय बाद मतलब ये सब क्या सीखने का प्रयास किया। पहले शोषण होता था, लोग समझ ही नहीं पाते थे। घर में महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ, प्रायः देखना घर में अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपने ही लोग करते हैं, चाहे शोषण हो, रेप हो, मतलब कुछ भी हो। देखोगे तो ज़्यादा तो रिश्ते ऐसे आते हैं, जैसे देखोगे तो प्राय मैटर ऐसे होते हैं कि घरों से ही वो शुरुआत होने वाले मैटर होते हैं। लेकिन महिलाएं घर की इज्जत है, बाहर न जाए इसके लिए क्या होती हैं, दबी रहती हैं। अब
पहले ये होता था कि अभी घर की क्या बुराई होने लगेगी, घर की बातें बाहर जाएंगे। अब जैसे जैसे हम लोगों को समझ में आया कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो हमारे अधिकारों के साथ क्या गलत हो रहा है, और अधिकारों के साथ गलत हो रहा है तो उनके खिलाफ, उल्लंघन के खिलाफ हम कहीं जा सकते हैं। ये पूरे विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड की देख रेख में आया कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप, पहले के लोगों को दास बनाया जाता था, पहले के लोगों को उनके मन के विरुद्ध काम कराया जाता है, अगर ये सब हो रहा है, आपके मन के विरुद्ध काम हो रहा है, आपको जो जरूरत है वो मिल नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि आपके साथ भेदभाव किसी तरह का हो रहा है, तो इन सब के खिलाफ सर्वप्रथम इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में एक मुद्दा आया कि हम इन जो हमारे साथ विभावना हो रहा है, मतलब एक तरह से ये कहें कि डिस्क्रिमिनेशन, विभेद हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका सूत्रपात हुआ 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा शहर में, याद रखिएगा। और उस समय पूरे विश्व में इंग्लैंड जो था उसने बताने का प्रयास किया कि अगर आपके साथ आपके विचार, आपकी भावना, आपकी स्वतंत्रता के खिलाफ, अगर आपकी, जैसे मान लीजिए आपको काम करने का मन है, काम करने का मन नहीं, जैसे आप पढ़े होंगे, जब जाएंगे अभी हम फंडामेंटल राइट के बाद मौलिक कर्तव्य में जाएंगे, तो उसमें आता है कि काम की मनोचित क्या दशा होनी चाहिए। अगर कहीं काम पे जा रहे हो, मान लो 8 घंटा काम करना है और हम कराने लगे कितना, 12 घंटा काम कराने लगे, तो जो काम की मनोचित दशा होती है अगर वो नहीं है ना, और कहीं पे फंडामेंटल राइट यहाँ तक कहता है कि अगर कहीं पे, जैसे पहले जातिवाद का बहुत ज्यादा बोल जला वाला था, बड़े लोग छोटे लोग को दबाते थे, अगर कहीं पे लगे तुमको कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो बेधड़क जो भी हो उसको तुम बोल सकते हो, तुम्हारा क्या है, आज़ादी है। तो ये सर्वप्रथम पहले लोगों को समझ नहीं आता था कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए, लेकिन सर्वप्रथम समझ में आया कहाँ, इंग्लैंड में ही एक मतलब मौलिक अधिकारों को लेके बहस हुआ, और उस बहस होने के बाद से कुछ बिंदु निकल के आए कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं तो इनको हम मौलिक अधिकार में डालेंगे। 1215 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे है कि सर्वप्रथम शुरू कहाँ हुआ था, तो 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना क्या मैग्ना कार्टा में। फ्रांस की राजनीति 9th में वर्णित है सीबीएसई में। फ्रांस की राजनीति लुई 16 के बारे में बताया गया है कि जब वहाँ पे जब अभिजात वर्ग का उदय हुआ, जो पादरी सब थे, वो जो पोप होते तो वो सब क्या बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, तो उनके खिलाफ सर्वप्रथम आवाज़ उठा, लोग जागरूक हुए कि अरे उनको ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, हमको कम मिल रहा है। जैसे जमींदार लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती थी, हम लोगों को कम मिलते थे, तो लोग देखते देखते ना अंदर से ईर्ष्या जलने लगती है, और जब वही ईर्ष्या जागृत हुई तो लोग जागरूक होते हैं, अब खोजने लगते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो इसको हम अंत कैसे करें, और जब उसी खोज में लग जाते हैं तो अधिकारों का के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ती है। और उसी तरीके से फ्रांस में भी आम लोगों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। पादरी वर्ग जो था वो क्या करता था कि आम लोगों को, मतलब वहाँ पे वर्ग था, एक तो सामंत वर्ग था, एक तो पादरी वाला था, एक निम्न वर्ग जो था जिसके साथ बहुत ज्यादा क्या आम जनता के साथ वहाँ पे प्राय क्या होता था, शोषण करता था। जो वहाँ का राजा था वो शोषण बहुत ज्यादा करता था, तो राजा की नीतियों के विरुद्ध वहाँ की जनता ने सर्वप्रथम क्या विरोध किया, उसी विरोध के परिणाम स्वरूप क्या मौलिक अधिकार का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। तो फ्रांस की राजनीति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व का संदेश दिया। याद रखना, सबकी स्वतंत्रता एकदम है और सबको समानता है। आज तुम यहाँ सब स्कूलों में ड्रेस क्यों लगाया जाता है, यदि अंबानी का बेटा है वो भी आए पढ़ने तो वो भी ये ना कहे कि हम इतने रहने वाले घर से हैं, राहुल गांधी के घर का आए, या ये कहें कि नेताओं के घर से भी आ रहा है, कोई आ रहा है पढ़ने, तो ये ना कहे कि हम उनके परिवार से। इसीलिए यूनिफॉर्म का प्रयोग किया जाता है ताकि किसी में भेदभाव न दिखे, सब एक समान दिखें। तो स्वतंत्रता, समानता, समाज में अगर कोई, जैसे समाज में सबको स्वतंत्रता है, लेकिन किसी के साथ कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसे स्वतंत्रता का हनन देख सकते हो अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। स्वतंत्रता क्या है, वहाँ पुरुष पढ़ता है, महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, महिलाएं घर से निकलेंगी तो अपने साथ किसी को बंदूकधारी को लेके जाएंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट का क्या करें, वायलेशन हो रहा है ना, हनन हो रहा है ना। तो याद रखना, बहुत सारे ऐसे देश देखने को मिलेंगे जहाँ स्वतंत्र, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या है, गोरे काले सब मिल के भारत में रहते हैं, हम सुंदर नहीं है, आप सुंदर नहीं है, काले हुए तो क्या हुआ, दिलवाले हैं का मतलब है। विदेशों में ऐसे नहीं है, अगर गोरे हैं तो इज्जत मिलेगा, काले हैं तो क्या डिस्क्रिमिनेशन होगा। समझ में आ रहा है ना। तो वही कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, आपको लगे कि आप स्वतंत्र रूप से जी नहीं सकते, काले हैं तो करिएवा कहे जाने लगे, ऐसा हो रहा है, गोरे हैं तो गोरका समझ के आपको गद्दी बैठा जा रहा है। तो अगर आप स्वतंत्र रूप से जी नहीं पा रहे हैं, समानता आपको देखने में, और भातृत्व नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, ठीक, तो याद रखिए आपके साथ अवहेलना हो रहा है। और इन्हीं सबको अंत करते हुए फ्रांस की राजनीति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का क्या दिया, संदेश। पूरा सभी लोग क्या है, कोई दुश्मन नहीं है, सभी बड़ा हो या छोटा सब क्या है, समान है, सभी आपस में क्या है, भाई। यही देखते भी होंगे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और डिस्क्रिमिनेशन का अंत हो, इसीलिए इस गाने का क्या निर्माण किया गया था। कह रहा है कि फ्रांस की संविधान में 1789 में, 1215 में तो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में शुरू हो गया था, फ्रांस के संविधान में 1789 में सर्वप्रथम मानवीय अधिकारों को शामिल
किया गया था। मतलब सर्वप्रथम मानव के अधिकार होते हैं, इस बात का जिक्र कहाँ किया गया, कहाँ किया गया? जैसे बीच बीच में सुनते होगे कि महिलाओं के कपड़े को लेकर लोग छोटे छोटे छिटाकसी करते हैं कि महिलाओं को ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि महिलाओं को कुछ नहीं करना चाहिए? महिलाएं अभी देखो गांव में छोटी छोटी बच्चियां हैं, 5-6 साल की हो जाती हैं तो मेलों में जाना छोड़ देती हैं। कहाँ लिखा है कि वो मतलब बड़ी हो गई तो नहीं कर सकती? कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हमने अपनी सोच को सीमित कर दिया। सोच को सीमित करने की वजह से हमारी जो मानसिकता थी वो संकीर्ण होने लगी, छोटी होने लगी, जिसकी वजह से हम नारी और पुरुष की बीच अंतर खाई पैदा करते हैं। ये मान लिए कि महिलाएं सिर्फ अंदर का काम करेंगी और जो पुरुष वर्ग होगा वो क्या करेगा, बाहर का काम करेगा। महिलाओं का काम है सिर्फ क्या, जैसे एक तरीके से कहें कि यहाँ की महिलाओं, यहाँ की स्थिति जो विंस्टन चर्चिल था उसने कहा कि भारतीय लोग खरगोश के समान है जिनका काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना। क्या? तो यहाँ के लोगों की सोच पहले ऐसी थी ना कि महिलाओं घर में काम करने वाली हैं, महिलाओं के साथ बस आप मतलब संबंध बनाइए, उनके बाद से उनको बस पढ़ने से हटा दीजिए, बस क्या वो घर के काम के लिए बनी। तो एक तरीके से देखें क्या है, विभेद होता है ना। तो वही कह रहा है कि फ्रांस के संविधान में सर्वप्रथम 1789 में सर्वप्रथम क्या मुद्दा आया, मानवीय अधिकारों को शामिल किया। हर व्यक्ति के अधिकार है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, सबके पास क्या है, अधिकार है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, प्रियांशी भी वहाँ क्या बैठ सकते हैं, सबका ये अधिकार है ना। वो तो लड़कियां अपने आप को दबाने लगती हैं, जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो दबाने लगती हैं कि अरे हम इनके बीच में आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। आप अच्छे से हैं तभी लोग कहेंगे। मैं खूब अच्छे से रहता हूँ अपने आप में, तभी मुझे लोग खराब कहते हैं। और बुरा से रहता हूँ तब तो पूछो मत, तब तो चरमपंथी से मैं सिकंदर महान लिखा जाता है कि प्रियंशु सिकंदर महान है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से रहेंगे तब भी आपके क्या चिटाकसी होगा, और बुरे से रहेंगे तब भी क्या होगा, चिटाकसी होगा। तो याद रखिएगा, फ्रांस के संविधान में 1789 में सर्वप्रथम मानव के अधिकारों को शामिल किया गया था। अब भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई, तो कह रहे हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सर्वप्रथम 1895 में क्या मांग किया गया था। समझ में आ रहा है? भारत की एक तरीके से कहें तो भारत का जो मतलब संविधान की बात है, भारत की भारत में इसे हमें चेक करना था। भारत के संविधान में मतलब भारत का संविधान तो बाद में बना, वर्णन इसका हुआ 12 से 35 तक, लेकिन भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसके बाद से 1895 ईस्वी में क्या इसकी मांग की गई थी। समझ में आ रहा है? दूसरा नंबर पे है कि 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में, जब हुआ कि अब देश आजाद होने के तौर पे है, अंग्रेजों भारत छोड़ो वगैरह का नारा दिया जाने लगा बाद में, तो 1917 से 1919 ईस्वी के दौरान कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। जिस प्रकार से जैसे नरेंद्र मोदी का देखते होंगे, संकल्प पत्र जारी हो गया कि अब पूरा इंडिया नौकरी पा जाएगा, सिर्फ हम बेरोजगार रहेंगे प्रियंशु, बाकी पूरा इंडिया क्या होगा, नौकरी पा जाएगा, और व्यक्ति को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार का नीति के बाद आई उसी का एक झुंझुन्ना लाया पेट। अब उस झुंझुन्ना पेट का नियम यह है कि अगर आप देते हैं तो भी, अगर पेट दे दिए नंबर कम आ गया तो भी रोएंगे पछताएंगे, और नहीं देते हैं तो भी रोएंगे पछताएंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसी भर्ती आ गई जिसमें नंबर कम है और आप नहीं दिए हैं तभी रोना गाना है, और दे दिए और भर्ती नहीं आ रही है क्या, तब भी रोना गाना है। समझ में आ रहा है ना? तो एक तरह से कहें पेट अपने आप में झुंझुन्ना, जिस प्रकार बाजे का झुंझुन्ने में बाजे क्या काम है, झुंझुन झुंझुन करना, बैंड पार्टी के साथ झमर जाए करना रहता है ना, वही वही काम पेट का है। तो पेट स्पेशल है भैया, इसको याद रखिएगा। 1917 से 1919 ईस्वी के दौरान कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में जारी किया। मैं किसी की सरकार का विरोध नहीं करता हूँ यूट्यूब के सौजन्य से, मतलब जो है उसे, अभी तक मेरे नाम से 2017 का बीजेपी गवर्नमेंट का लोक संकल्प पत्र है कि क्या क्या यूपी में होना है, मेरे नाम से आया, अभिषेक श्रीवास्तव के नाम से। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ भैया, मैं कभी एंटी बात किसी सरकार की नहीं करता, हमेशा राष्ट्रवादी की बात करता हूँ। लेकिन हुआ क्या कि सरकार अपने लक्ष्य तक पहुंची नहीं पहुंच पाई। मैं देश का नौकरी देना है, देखोगे तो 16 लाख 17 लाख नौकरी वैकेंसी खाली है, पड़ी हुई है, और सरकार कुछ बोलने वाली क्या नहीं है। तो याद रखना, 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र पारित करके मूल अधिकारों का क्या वर्णन किया। जैसे हर साल जो भी सरकार होती है तो उसमें अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि हमें क्या क्या जीतने पे करना है, क्या क्या करना है। इन्हीं मैनिफेस्टो को किसमें डालते हैं, तो संकल्प पत्र के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो संकल्प पत्र में किसको शामिल करते हैं, तो यहाँ पे 1919 से 1917 के बीच कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में रखा और कहा अंग्रेजों के सामने कि हमारे ये अधिकार हैं। जैसे आप यू इंडियन का हमसे काम कराते हैं तो आप बहुत बड़कवा नहीं हो गए,
आप हमारे जैसे ही क्या आम आदमी है, जिस प्रकार से आपके अधिकार हैं वैसे ही हमारे अधिकार हैं। तो पूछा जा सकता है, अभी इन सब पे प्रश्न बना दूंगा कि कांग्रेस ने कब अपने संकल्प पत्र में मूल अधिकारों की बात की, तो 1919 से 1917 से 1919 ईस्वी के बीच। कह रहा है कि 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ गेम में, कॉमनवेल्थ गेम क्या था, कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ होता है ये भी समझ लो। जितने देशों पे ब्रिटिशर्स ने राज किया उन्हीं देशों को आपस में मिला के, जैसे जितने देश पे ब्रिटेन ने राज किया था, उन देशों के लोग जब आपस में मिल के गेम को खेलते हैं तो उस प्रकार के गेम के खेलने की अवस्था को क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं। तो कह रहा है कि 1925 में, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, जैसे ब्रिटेन ने सिर्फ हमारे ऊपर राज किया है क्या, भारत के ऊपर, अमेरिका नहीं बचा है ब्रिटेन, मालूम है ना। तो जितने राष्ट्र हैं जिन पे ब्रिटेन ने राज किया है, उन राष्ट्रों को मिला के एक जगह कि हम सब पे अंग्रेजों ने राज किया है उसकी याद में, जैसे होता है ना कि आपको किसी ने लतिया दिया तो आप कहेंगे ना कि तू हमके लतीले याद बतो के छोड़म ना, या झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं ना, उल्टा पुराण करते हैं ना। तो वही बात है कि कॉमनवेल्थ गेम को एक यादगार के रूप में क्या शुरू किया गया था कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने दिनों तक क्या किया, शोषण किया था। अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया है, अंग्रेजों की देन है कि आज इजराइल और हमास, जो इजराइल और हमास का युद्ध है वो अंग्रेजों की देन। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत और पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का क्या कार्य किया, ये भी किसकी देन है, अंग्रेजों की देन है ना। अब पार्टीशन आप वो क्या बोलते हैं, गिरगिट करके उसका पीछे वाली क्लास में, हम उसका नाम नहीं याद आ रहा है, राम मनोहर लोहिया जी जो है, राम मनोहर लोहिया जी और बहुत सारे नेताओं ने लिखा हुआ अपने मतलब उपन्यासों में लिखा है कि किस प्रकार से भारत का विभाजन किया था। तो अंग्रेज सिर्फ भारत पे राज नहीं किए, पूरे विश्व के कई सारे देशों पे राज किए। तो उन्हीं देशों ने कहा कि जब ये हम स्वतंत्र हो गए तो चलो भाई तुम्हारे पास भी यही समस्या है, तो तुम्हारे पास भी यही समस्या है, चलो हम सारे समस्या वाले मिलके एक समूह बनाते हैं। और उन्हीं के शोषण की याद में, तो मतलब उन्होंने हम पे शोषण किया था, हमारे में एक यूनिटी होगी, हम सब में एक ही कॉमन बात है कि ब्रिटिश ने हम पे राज किया था। तो 1925 में कॉमनवेल्थ गेम का इंडिया में बिल आया, जिसमें सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट की क्या बात की थी कि अंग्रेज सब यहाँ पे रहे हैं, तो अगर यहाँ से जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पे खेलने उलने का चांस मिलेगा, तो हमें क्या क्या मूल सुविधा मिलना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ गेम की क्या इंडिया बिल में सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट का क्या बात किया था। तो 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया बिल के तहत मूल अधिकारों की क्या बात की थी। तो याद रखना ये सबसे अब तक के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब इसके बाद से शुरू होता है पहला संविधान का पॉइंट, क्या, समानता का अधिकार। अब जाके अब लिखेंगे उसे, तो आगे लिखिए और फिर आगे का समझिएगा। देखो ये है कि ये भाग 3 में तो पढ़ी थी 1235 तक। कह रहा है कि नंबर ये चौथे पे हम आते हैं, तो कह रहा है कि 1928 में नेहरू समिति बनी थी, जवाहरलाल नेहरू की देखरेख में। समिति क्या है भाई, जैसे 3-4 लोग मिले, 3-4 लोग से अधिक आपस में मिले और किसी एक मुद्दे पे सबसे जो प्रखर व्यक्ति जिसने जिसने उस मुद्दे को उठाया, उस व्यक्ति को लेकर उसी व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। या ये कहें कि जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर आप लोगों में से कोई व्यक्ति हमारे पास आया, ठीक, और उस मुद्दे को लेकर हमारे पास आया, और पास आने पर जिस व्यक्ति ने उस मुद्दे को हमारे तक पहुंचाया उसी को हम उस समूह का या उस दल का हम अगुआ बना दिए, ठीक, उसी अगुआ को नॉर्मली बात हम समझिए क्या बोलेंगे, अध्यक्ष की संज्ञा दी जाती है। सर्वसम्मति से जिसको हम चुने कि यही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, उसको हम क्या बोलेंगे, अध्यक्ष के तौर पे माना जाता है। तो कह रहा है कि 1928 में नेहरू समिति ने प्रत्येक भारतीय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के क्या मुद्दा को लेते हुए नेहरू समिति में सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट अथवा एक कैसे कहें तो मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। कह रहा है कि 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ, कराची अधिवेशन, जिसमें मूल अधिकारों की मांग की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब, तो याद रखिएगा कि कह रहा है कि 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की बात थी, ठीक। अगला पॉइंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 27 फरवरी 1947 में इस मुद्दे को क्या मूल रूप से इसमें सम्मिलित किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं कि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कितने प्रकार का होता है। तो कुल मिला के हमने शुरू में लिखा दिया था कि प्रारंभ में 7 थे, ठीक, और अभी वर्तमान में 6 हैं। एक उसमें से खत्म कर दिया गया, 7वां जो था वो संपत्ति का अधिकार,
तो 6 बचे, तो उन 6 में एक एक को कई उप कोशों में, जैसे होता है ना कि आप लोग नाभिक पढ़ते होंगे तो कोश उपकोश वगैरह में वर्गीकृत किया जाता है, उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट को, जैसे 14 से 18 तक के बिंदु को, नियम को समानता का अधिकार कहा गया। ठीक, 19 से 22 तक को क्या, वाक और स्वतंत्रता की अवधि। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सब मेरा क्या है, अधिकार है। आप लोग देखते होंगे चुनाव के समय इन सब पे थोड़ा सा नियंत्रण लगा दिया जाता है, आचार संहिता लगा दी जाती है और बाकी सारी चीज, तो वो बहुत अगर अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझेंगे अच्छे से समझ में आएगा। तो इन्हीं को 6 से अधिक आपको ये पॉइंट हेडिंग देखने को मिलेंगे। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक। अब नंबर 1 ध्यान से सुनेंगे तो पूरा आज फंडामेंटल राइट समझ में आ जाएगा। आप जब बड़े होंगे तो पाएंगे कि आप बहुत छोटी उम्र में सब जान चुके हैं। कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता क्या है, विधि के समक्ष समानता। कानून के लिए सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। सुने होंगे कि कानून के हाथ, फिल्मों में कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं बाबू मोशाय, है ना, या कानून के बाद क्या, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। फिल्म में बोल ना दिया जाता है कि डान को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। असली में ये सब संभव है भैया। और डान हो या कोई भी हो, विधि के समक्ष सब क्या है, समान है। विधि, अगर आप मर्डर कर रहे हैं, हम मर्डर कर रहे हैं, तो जितना सजा आपको मिलेगा, अगर आपके साथ हम भी भागे हैं तो उतना ही सजा, क्या, सजा के समान भागे हम भी हैं। मतलब कानून की नजर में सभी लोग क्या हैं, समान है। यही कारण है कि कानून की जो वो प्रतिमा देवी है, उसके ऊपर क्या, वो पट्टी बांधा जाता है, वो और तराजू दिया जाता है कि वो दिखाया जाता है कि कानून के पास सभी लोग क्या हैं, एक समान है। अंधे के ऊपर लिखा है ना कि सावन के अंधे को क्या सब कुछ हरा दिखता है। तो यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि विधि की जो वो मूर्ति होती है, प्रतिमा, न्याय जस्टिस की जो देवी होती है, उसके ऊपर पट्टी इसीलिए लगाया जाता है, देखा बताने का प्रयास कर रही है कि हमारे लिए क्या, सभी लोग समान होंगे। और तर्क के आधार पर जिसने ये साबित कर दिया, तर्क के आधार पर, जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पे बहस हो रहा है, तर्क के आधार पे अगर आप साबित कर देते हैं कि यही सत्य है, तो तर्क के आधार पे साबित किया गया बात ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। न्याय कुछ और नहीं है, दो पक्ष होता है, एक तो सरकारी वकील होता है, एक प्राइवेट वकील होता है, दोनों अपनी अपनी दलील देते हैं, जज साहब को पढ़ाते हैं। जिसने जज साहब को अच्छे से पढ़ा दिया, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, जिसने जज साहब को अच्छे से पढ़ा दिया वो अच्छा वकील। मैं वकालत में क्यों नहीं जाता हूँ, कारण ये है कि जब मैं जाऊंगा तो किसी हाईलाइट मुद्दे को उठाऊंगा, जज साहब को खूब बढ़िया से मैं जानता हूँ कि आगे वाले को कन्विंस कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक कॉन्फिडेंस नहीं, कह सकते कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ तो खूब अच्छे से उसको समझा सकता हूँ। और यही कारण है कि जब भी अभी जॉब की तैयारी में हम लोग हैं, जब लगेगा कि अब जॉब नहीं मिलेगा और प्रैक्टिस में उतरने वाले हैं, तो कोई भी दुनिया का ऐसा मुद्दा जिससे लोग बचते होंगे, मैं उससे लेकर डील करूंगा, ये वादा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि विधि के समक्ष समानता। जज साहब जब क्रिमिनल जाता है तो चाहे वो गिल्टी में हो या ना हो, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। अब वकील लोगों का दायित्व है कि उसको साबित करें कि वो अपराधी है कि नहीं है। क्या लिबिल लिबिल बतियाने लग रहे हो जी, बक। देख रहे हैं 10 मिनट में लिबिल लिबिल लिबिल, बड़ा कैमरा मैन हुए हो, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता। देखो भाई, कमेंट ऐसा मत कराओ कि जिससे बुरा लगे तुम्हें। विधि के समक्ष समानता। 14 धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पे कहीं समानता अगर विभेद हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले होता था हरियाणा में लड़कियों का जो लिंगानुपात था वो क्या था, बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता था, कम था। तो लिंगानुपात अधिक से अधिक रहे, यही कारण था कि मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या मुद्दा को लेके आए, स्लोगन बनाया गया, लोग जागरूक हुए, हरियाणा की बेटियों को अधिक से अधिक खेल वगैरह में ला करके, और वहाँ के लोगों को मानसिकता बदली गई कि छोरा हो या छोरी हो, सब कुछ क्या है, समान है ना। क्या बार बार उसमें कलर में दिक्कत आ रहा है क्या। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म क्या था। मान लीजिए कोई धर्म से, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, हाँ, ईसाई हो, उसके बाद से क्या बोलते हैं, यहूदी हो, मुस्लिम हो, किसी के साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो गलत हो रहा है। धर्म के आधार पे भेदभाव गलत है ना। धर्म के आधार पे भेदभाव गलत है, और धर्म के बाद
आधार पे जब भेदभाव होता है तो उसी को बोला जाता है क्या, सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है। जब एक धर्म के लोग अपने ही धर्म को अच्छा मानने लगे और दूसरे धर्म को क्या, खराब मानने लगे, तो उसी धर्म को क्या बोलते हैं, इसी अवस्था को सांप्रदायिकता कहते हैं। और धर्म के आधार पे होने वाले विभेद से बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। उन कांडों को यहाँ पे जिक्र करना ठीक नहीं है। तो धर्म मूल वंश, अगर आप किसी वंश के हैं, ठीक, दलित हैं, शोषित हैं, बड़े राजा हैं और आप बड़े खानदान से हैं, छोटे वाले लोग आपका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, या छोटे लोग की संख्या कम है जाति आधार पे और बड़े लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो मूल वंश जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, अगर किसी का आप मजाक उड़ाते हैं तो गड़बड़ जा रहा है। तो याद रखिएगा, धर्म मूल वंश जाति लिंग, पुरुष हो स्त्री हो या जो नाचने वाले होते हैं गांव में जिनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उनको साथ अगर भेद हो रहा है, सबका अधिकार है। यही कारण है कि देखो अभी ट्रांसजेंडर के लिए विश्वविद्यालय खोला जा रहा है ना, उनके लिए भी क्या खोला जा रहा है, उनके लिए विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। उनको कितना भी समझाओगे बोलेंगे, उसमें जरूर लाइक बंद कर दो। कह रहा है कि धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म के आधार पे विभेद क्या है, प्रतिषेध है। इसका वर्णन कहाँ पे है, तो आर्टिकल 15 में है, याद रखना इस बात को। अगले पॉइंट पे आते हैं, लोक नियोजन के अवसर में समानता। ये कहाँ पे वर्णित है, तो 16 में। लोक नियोजन के अवसर की समानता का मतलब क्या है कि अगर कोई एसडीएम है, डीएम है, सबको इसी के अंतर्गत क्या रखा जाता है। लेकिन इसी में एक परिवर्तन आता है, आरक्षण का नियम कहाँ पे, तो 16, अभी वो मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, तो याद रखना 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 पे आता है, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत कहाँ पे है, तो 17 में है। उसके बाद से है उपाधियों का अंत, ये कहाँ पे है, तो 18 में है। उपाधि अंत मतलब पहले जो होता था बैरिस्टर होते थे, पहले होता था कि बैरिस्टर होते थे, बाकी अलग अलग लोग होते थे, उनके जो उपाधियों का अंत था वो कहाँ पे था, 18 में था। कोई दिक्कत। और अगले पॉइंट पे आते हैं, कह रहा है कि बी नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 नंबर है। इसको हम किस में डालते हैं, वाक और अभिव्यक्ति में। वाक और अभिव्यक्ति से आते हैं, याद रखना, वाक की स्वतंत्रता, वाक मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, कहाँ पे है, तो 19 के क में है। 19 क में वाक की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है ना। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार आपके पास जो है, अभिव्यक्ति है, उसको व्यक्त करने की क्या है, स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण हथियार सम्मेलन की क्या व्यवस्था है। इसी में सब है, कहीं पे भी लोग जाते हैं, जब सम्मेलन होता है तो उसमें आप क्या करेंगे, हथियार रहित सम्मेलन करेंगे। तो याद रखिए, शांतिपूर्ण हथियार सम्मेलन की व्यवस्था, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संगठन निर्माण स्वयं से कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता कहाँ है, तो 19(1) के किसमें है, तो ग में, या ग कहिए या सी कहिए। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, लेकिन इसी पे आया था 21 आया था मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार, मेनका गांधी पे लगाम लगा दिया गया था उनके मतलब जाने से। तो यही भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण, आबाद संचरण की समस्या, और उसको 21 में भी डाला गया था। अगर अभी मान लीजिए सरकार, जैसे सुशांत सिंह राजपूत मर गए थे, तो रिया चक्रवर्ती पे देखिएगा, उनका क्या बोलते थे, पासपोर्ट वगैरह लेके जब्त कर लिया गया था, उनको बाहर नहीं जाना दिया जाता। तो 19 और 21 को ध्यान में रखते हुए ही उस पर क्या नियंत्रण लगाया गया। तो याद रखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, कहीं भी आप जाके रह सकते। पहले था ना, इसका एक अपवाद था, JNK जम्मू और कश्मीर में क्या देखने को मिलता था, अब क्या बोलते हैं, 31 अक्टूबर 2019 से हम उसमें भी जाके जमीन ले सकते हैं, रह सकते हैं, हो गया है ना नियम। याद रखिएगा, पहले ये था कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहाँ कहाँ आप निवास कर सकते हैं, कहाँ नहीं थे, जिसका एक अपवाद था, JNK में आप नहीं रह सकते थे। अब यहाँ पे है कि भारत के किसी भी भाग में निवास की क्या है, स्वतंत्रता है। कोई वृद्धि, ये क्या, सॉरी, कोई वृत्ति मतलब क्या है कि आजीविका के लिए किया गया कोई भी उपाय, कोई भी वृत्ति, व्यवसाय अथवा कोई भी आपको जो लगे, जीविकापार्जन के लिए जो काम अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। यही कारण है कि
जिसको जो सुटेबल हो, आज बिजनेस में देखोगे जिसको जो अच्छा लग रहा है, जिससे पैसा आ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इस पे नियंत्रण कोई नहीं लगा रहा। अगर आपको कोई जॉब पसंद है, आपको कोई काम पसंद है, कोई ज्यादा राय दे रहा है, राय चंद बहुत ज्यादा होते हैं समाज में। राय चंद इतने मिलेंगे कि अब तुम परेशान हो जाओगे। अच्छा, राय राय बिना मतलब का देना भी क्या है, गलत है। तो याद रखना, कोई वृत्ति, व्यवसाय, इन सब की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। कहाँ बड़ी थे, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। अभिव्यक्ति में, इसी में प्रेस की भी क्या है, स्वतंत्रता है। ये जो है ना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पेपरों में जो आर्टिकल सब छपता है, कहाँ से, कोई पूछ सकता है कि पेपर में जो आर्टिकल छपता है उसके पीछे कौन सा संविधान का कौन सा पार्ट जरूर मतलब कारण है। याद रखना कि क्या है, मौलिक अधिकार का 19(1) का ये जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के तहत पत्रकार लोग क्या अपने बोलने के और लिखने के अधिकारों का क्या प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा। 20वें नंबर पे जाते हैं, तो अब अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। जब तक आप अपराध की, मान लीजिए मर्डर कर दिए, और जब तक ये सिद्ध नहीं होता है ना, तब तक आप क्या है, संरक्षण के अधिकारी हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई गलत काम कर दिए, अब पुलिस आ रही है, और जब तक आप दोष सिद्धि नहीं, मतलब आपका दोष सिद्ध नहीं होगा, तब तक आपको क्या संरक्षण मिलेगा। जब दोष सिद्ध हो जाएगा तब संरक्षण आपका कैंसिल किया जाएगा। जीवन रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता। आपका जीवन लगे कि इस काम को करने से हमारे जीवन का खतरा में है, तो आप इसके लिए आवाज उठा सकते हैं। याद रखिए, पहले लोगों को बेड़ियों में बांध के रखा जाता था, फिल्मों में देखे होंगे आप लोग, या लोग बेड़ियों में जकड़े होते थे। उन सबका अंत 21 के था। आज के डेट में कोई किसी को हथकड़ी लगा के नहीं रख सकता, कोई किसी को दास्ता के अंतर्गत नहीं रख सकता। एक तरीके से कहें तो ये सब का सब क्या है, इन्हीं फंडामेंटलों के अंतर्गत आए। आर्टिकल 21 में क्या क्या है, हथकड़ी तो नहीं लगा सकते, और क्या क्या काम नहीं कर सकते, वो सब कराएंगे तो पेट के देह से थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो इसको रोकते हुए इतना याद रखिए कि जीवन और अच्छा दैहिक की स्वतंत्रता, जीने मरने सबका अधिकार कहाँ बड़ी थे, 21 में। 21 का में क्या है, शिक्षा का अधिकार है। और 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर निषेध। जैसे अगर आप पुरुष हैं, अपराध किए हो, तो आपको शाम को उठा के ले के जाया जा सकता है। अगर कोई महिला अपराधी है तो शाम के 6 बजे के बाद उसको आप उसके घर से लेके नहीं जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बड़े पद पे व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अब वो किसी अपराध को करते हैं, तो आप उनको चाहें कि डायरेक्ट न्यायालय में आ जाए, तो भाई देश के सम्मान की बात है ना, तो वो लोग नहीं है। कुछ विशेष अवस्थाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध है। कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी क्या है, निषेध है। तो उसका वर्णन पूछ सकता है कोई कि किन किन दशाओं में गिरफ्तारी निषेध, अगर बढ़ाएं तो यही एक दिन लग जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक, अभी लग रहा है ना कि बहुत छोटा है, एक एक टॉपिक से देखेंगे तो कई कई केसों का निराकरण हो गया भैया। ये एक टॉपिक जो है ना, जीवन रक्षा, इसमें 7-8 पॉइंट है, क्या क्या हम नहीं करते, हथकड़ी नहीं लगा सकते, किसी को आप रस्सी में नहीं बांध सकते, क्या क्या नियम है। तो 21 में, 21 बहुत अपने आप में बड़ा है, कहेंगे तो अभी आपको 21 थोड़ा और डिटेल में बता दिया जाएगा। 20 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध है। कौन कौन से पोस्ट पे आप हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्या क्या अगर जैसे मान लीजिए अपराध 2 प्रकार का होता है, एक संज्ञेय अपराध होता है, एक असंज्ञेय। एक जमानती होता है, गैर जमानती होता है। एक में होता है कि आप अगर अपराध छोटा मोटा है तो आप जमानत करा सकते हैं, समय से पूरी जमानत ले लेते हैं। वारंट, जैसे पुलिस आई आपको पकड़ने, आपको दिए वकील से कि आप हमारा बेल करा दीजिए, पहले समय से पहले ही क्या आप सब तैयार करा लिए, है ना। तो वो होता है कुछ कंडीशन में, जैसे वो अपराध हल्का फुल्का है तो चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जिनमें जमानत दिया ही नहीं जाता। किन दशाओं में आपको जमानत दिया जाएगा, किन दशाओं में आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो बताया नहीं जाएगा, सब इन्हीं में वर्णित है। तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, 19 से 22 से तक। अब अगला नंबर है 23 से लेके और 35 तक का। कोई दिक्कत है, डायरेक्ट उन सारे पॉइंटों को लिखवा दे रहे हैं, जहाँ समझ में नहीं आएगा उसको आप पूछो। इतना सब क्लियर है ना भाई, किसी को डाउट, तुम्हें डाउट है भैया, ठीक है, फिर इतना ही है, आगे बढ़ा दें। 3 नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अगर मान लो मानव के साथ दुर्व्यापार होता है, बलात्श्रम होता है, बलात्श्रम मतलब कोई बच्चा है उसके साथ कोई श्रम हो रहा है ना, बलात्श्रम, बच्चे से कोई मेहनत मजदूरी कराया जाएगा, तो 23 के तहत ये क्या है, प्रतिषेध मतलब वर्जित है, आप काम नहीं करा सकते। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, जैसे बालक कौन है, 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत आने वाले को क्या बोलते हैं, बालक। 6 से 14 या कहें कि 6 से 16
कौमार अवस्था में जो लोग हैं वो क्या है, बालक के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर किसी बालक को कल कारखाने में आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कल कारखाना आदि में बालकों के नियोजन पर क्या है, प्रतिषेध है आर्टिकल 24 में वर्णित है। समझ में आ रहा है ना। और 23 में वर्णित है मानव के साथ दुर्व्यवहार दुर्व्यापार, जैसे किसी को किडनैपिंग करके बेचा वगैरह या खरीद फरोख्त नहीं आप कर सकते। आप पहले जो दास्ता था, अब आप दास्ता नियम क्या नहीं चला सकते। तो मानव के साथ दुर्व्यापार बलात् श्रम प्रतिषेध 23 में है। और कारखानों आदि में बालकों पर नियोजन, बालक से 6 से 14 वर्ष के बच्चे पे अगर है तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई होगा। अच्छा, हम लोग तो कई बार लोग देखते भी हैं और देख के क्या चुप हो जाते हैं, हालांकि चाहिए नहीं। अब मान लो कोई लड़का अपने पिताजी के मदद काम में मदद करा रहा है पढ़ाई लिखाई के बाद, तो वो चल सकता है। लेकिन अगर कहीं आपको लगे कि इसके साथ शोषण होकर हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज क्या उठा सकते हैं। इसी तरह की आवाज उठा के जीवन बचाओ अभियान के तहत एक जो सत्यार्थ जी थे, उनका पूरा नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मलाला यूसुफजई और सत्यार्थ कैलाश सत्यार्थी जी जो थे, उन्होंने बचपन बचाओ अभियान के तहत बहुत बच्चों को जो ऐसे बलात् श्रम में लगे हुए थे, कल कारखानों में लगे हुए थे, उन्हें वहां से निकाल कर और शिक्षा की तरफ मतलब उनको अग्रसर कराए, जिसके लिए उन्हें क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। अंतःकरण की अंतःकरण के धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। कहाँ लिखा है? 25 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जैसे आपके यहाँ जैसे दुर्गा पूजा होगा या कोई भी कार्य, या जैसे मान लीजिए राम जन्मभूमि का है, राम मंदिर अगर बन रहा है तो उनके जो धार्मिक कार्य है ना, उसके लिए आप आयोजन कर सकते हैं, उसके लिए प्रबंध कैसे क्या होगा, इसकी स्वतंत्रता आपके पास। यही कारण होगा कि देखिए जब कोरोना काल था और क्या कहते हैं गाइडलाइन सब था, आर्टिकल 1 वो क्या बोलते हैं धारा 144 लगा हुआ था, और उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए माननीय श्री नरेंद्र मोदी वगैरह देखे होंगे कि राम मंदिर का पूजन खूब अच्छे से कराए थे लोग, इसको ध्यान दिया गया है ना। तो वही अगर कुछ भी कितना भी वो है, लेकिन अगर आप चाहें तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं कि कैसे क्या होगा आने वाले समय में, इन सब पे आप नियम बना सकते हैं। 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की स्वतंत्रता। मान लीजिए आपको अपने धर्म को बढ़ाना है तो आप कर अगर लगाना चाहें कि आप भी चंदा दीजिए, आप भी चंदा, जैसे चंदा फंड वगैरह नहीं लेते हैं, तो ये फंड वगैरह लेके अगर आप चाहें तो आप अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, इसकी भी क्या स्वतंत्रता है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, इस फंड का यूज ये नहीं कि आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाने में या चाहे कोरोना फैलाने में, थूकने में कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है हम इनको दूषित कर देंगे वो मर जाएंगे, तो ये सब करने में क्या नियंत्रण करना चाहिए। तो किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की स्वतंत्रता है। कुछ दशाओं में, याद रखिएगा, कर अगला पॉइंट है कि कुछ दशाओं में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की उपासना की क्या है स्वतंत्रता है। तो इसको याद रखिएगा कि कुछ दशाओं में, मतलब ये 28 पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि कुछ दशाओं में आप क्या कर सकते हैं, तो धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में उपासना की भी क्या है स्वतंत्रता है। ठीक है ना। तो जो प्रेयर और जो आप लोग करते हैं वो इसी के अंतर्गत है। कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक कौन है? जिसकी समाज में जनसंख्या क्या है कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण कहाँ है? तो 29 में है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने की, जैसे मुस्लिम लोग हैं जो मदरसा खोलते हैं वो इसी के तहत खोला जाता है, 30 के तहत। समझ में आ रहा है ना। वो मुस्लिम जनसंख्या, भारत चूंकि हिंदू राष्ट्र है, कहने के लिए तो अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ वो अल्पसंख्यक के तौर पे जान जाते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत जाते हैं, जिनकी संख्या कम है। तो वो लोग अपना मदरसा इसी के तहत क्या खोल सकते हैं, आप भी खोल सकते हैं। जो हमारे यहाँ नहीं खुलता है गुरुकुल वगैरह, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक को सिर्फ मुस्लिम, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम वर्ग आता है। और अल्पसंख्यक को संस्था को मतलब शिक्षण संस्थान खोलना चाहे तो खोल सकता है, इसी में वर्णित है। 31 को समाप्त कर दिया गया था, बताया गया कि 44वें संविधान संशोधन के तहत ये 31 का नियम क्या अंत कर दिया गया। अगर एक तरीके से देखें तो आर्थिक समानता लाना असंभव है, और सभी लोग एक तरीके से देखें अगर आर्थिक रूप से समान भी हो जाएंगे तो उसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। तो ये तो असंभव था। पता चला कि मान लीजिए आपके पास जमीन है, हम इसके बाद चले गए कोर्ट में कि साहब उनके लगे ज़्यादा जमीन पे, हमें लगे समानता निकल कर। अब वो अपने मेहनत से बनाया है तो उनकी जमीन में से हम कैसे आपको काट देंगे। तो संविधान सभा
ने शुरू में बताया था कि सबको समानता ला जाए, लेकिन इसका भेदभाव के साथ भी देखा जाए। जैसे आप मान लीजिए गरीब हो गए, कहीं माँ बाप के 2 लड़के थे, आप अयोग्य थे, पियक्कड़ थे, आप पी के दिन भर घूमते रहते थे, तो आपको देखा गया, अब आपको पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अपने ही जमीन को बेचेंगे, खरीदेंगे। तो तुरंत क्या हुआ कि किसी ने चढ़ा दिया कि अरे भाई आपके पास तो अधिकार है, आप अपनी जमीन को मांग सकते हैं, मालिकाना है, भैया जाइए जाइए। आप तुरंत चले गए कोर्ट में, जज साहब के पास, साहब हमें संगे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आने लगे। पता चला कि जो समाज का शोषित वर्ग था, देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, अब बड़ी जातियों को देखे एक तरीके से तो शोषण शुरू करने लगा, या बड़ी जातियां थी उन्होंने देखा कहीं पे तो कुछ मतलब छोटी जातियों के साथ तो हो रहा है, तो वो उस आधार पे वो भी शोषण करने लगे। या किसी के साथ शोषण हुआ, जैसे मान लीजिए एक ही परिवार में 3-4 से अधिक लोग हैं, किसी का पैसा ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, तो समानता लाने के लिए अब तुरंत चले गए कोर्ट में। तो कोर्ट को लगा कि ऐसे तो डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई किसी को आगे बढ़ते नहीं देखेगा, और इससे पता चला कि कोई काम नहीं करने वाला है, उनकी संपत्ति में मालिकाना हक जाके लोग मांगने लगते थे। इस सबको ध्यान में थे, इससे बहुत ही ज़्यादा विवाद आने लगा था। इसकी वजह से 44वें संशोधन के तहत क्या आर्टिकल 31 को क्या कर दिया गया, खत्म हो गया, और इसको ले जाके आगे समायोजित किया गया। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 31 खत्म कर दिया गया, क्योंकि आर्थिक रूप से समान बनाना सरकार के हाथों में नहीं। अगर आप प्रयास करेंगे तो आप स्वयं से बन सकते हैं, और आर्थिक रूप से समान आप चाहेंगे तभी बनेंगे। आज याद रखिएगा, किसी दुनिया में कोई आपको अपने पैसे में से देने वाला नहीं है। अगर आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनना है तो खुद बनना पड़ेगा। करोड़ों रुपया हो, कोई किसी काम नहीं आने वाला है। अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो पैसा किसी के पास नहीं है ना। छोटे छोटे कामों में अगर देखा जाए, हम लोग अपने देश स्तर पर देखेंगे तो छोटे छोटे कामों में देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन के तहत बहुत बड़े बड़े काम रुक जाते हैं। छोटे छोटे सोच की वजह से बहुत बड़े बड़े काम रुक जाते हैं। तो यहाँ पे आइए, अगले नंबर पे आते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार है। जैसे मान लीजिए संविधान, आपके अधिकारों के साथ कोई उल्लंघन होगा ना, तो इसी 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि सर हमारे साथ इस प्रकार का अवहेलना हुआ है, आप इस पर कार्रवाई करिए। इसी को B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान की क्या है, आत्मा है। जैसे मान लीजिए हमने आप 2 लोग अपराध किए, आपको दंड मिल गया, ये हमारे घर के थे, हम जज हैं, इनको हम बचा दिए, एक बात कर रहे हैं। तो जो ये बचाने का प्रयास किया गया तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। अब जजेस साहब आपको बचा दिए, एक को दे दिए दंड, एक को बचा दिए, तो उस कंडीशन में आखिर मैटर उठेगा तो कैसे उठेगा। तो यही कहता है कि अगर आपके अधिकारों के साथ कोई भी उल्लंघन हो रहा है तो संविधान के आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, वहां पे जाके आप अपने मुद्दे को उठाइए, और उठा के जो भी आपके साथ मतलब आपके अधिकारों का हनन हो रहा है उसमें आवाज उठा के अपना न्याय पा लीजिए। तो इसके बारे में B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि यह संविधान की आत्मा है। कौन है, 32 है। इसी के तहत आप अपने साथ हुए डिस्क्रिमिनेशन को बदल सकते हैं। अब इसी में आगे चलने पे आता है कि जैसे मान लीजिए अपराध हुआ, पुलिस आपको उठा के लेके चली गई, मान लीजिए आपको लग रहा है कि पुलिस ले गई अब उनको मार देगी, तो वो सही है कि नहीं है, इसी के खिलाफ उसको चेक करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां जाकर अर्जी डाल दी कि मेरे व्यक्ति को मुझे लग रहा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है, फर्जी एनकाउंटर हो सकता है, तो जज साहब एक बार उनका दिखाइए। तो इसी आर्टिकल के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, तब वहां से जज साहब लिख के देंगे कि इस व्यक्ति को हमारे सामने लाके इतने दिनों में, इतने घंटे में हमारे सामने लाके हाजिर किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये है, मतलब कोई अपराधी है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से जज साहब के सामने क्षमा करने का ये 32 के अंतर्गत है। परमादेश, किसी चीज पे लग रहा है कि सरकार को कि ये गलत है तो उसके खिलाफ आदेश जारी करता है। प्रतिषेध, अगर कोई काम लग रहा है कि गलत हुआ है तो उसे रोक लगाया जा सकता है। उत्प्रेषण और अधिकार अपेक्षा, जैसे मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय में, जैसे सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि यहाँ के न्यायालय ने इनके साथ सही न्याय नहीं किया, किसी के साथ ABCD किसी के साथ सही न्याय नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे या हाई कोर्ट चाहे तो पूछ सकता है क्या कि आप बताइए किन किन अभिलेखों को जांच करते हुए कैसे कैसे आपने ये निर्णय दे दिया। तो वो उत्प्रेषण के अंतर्गत ये अधिकार अपेक्षा, जैसे मान लीजिए आप हैं लेखपाल, या आप हैं, हम कहें कि आप SDM हैं, ठीक, और कोई DM वाला कार्य है उसको आप कर रहे हैं, तो अधिकार अपेक्षा इसमें पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा ऐसा, आप में क्या ऐसी काबिलियत थी कि आपने अपने अधिकार को इतने ऊपर तक क्या बढ़ा दिया, और किस अधिकार से आपने, जैसे होता है ना कि कुछ काम
लोगों को करने का अधिकार नहीं होता है, लोग कर देते हैं। पूछते हैं ना कि कौन ही अधिकार से भैया तू इस काम को कर दिए या कर दिए। तो याद रखिएगा आर्टिकल 32 के तहत ही अधिकार अपेक्षा आता है। इसी में पूछा जाता है अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से अधिक का काम कर देगा, जैसे डीएम साहब का एक लिमिट में है काम करना, और उस लोक सेवकों के नियोजन पे ये बात आई है, तो बात ध्यान समझ लो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक हो, लोगों का सेवक करने वाला हो, और उसका अधिकार एक निश्चित क्षेत्र तक है, उस क्षेत्र